प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने 3 मॉडल पेपर आप तक पहुंचाए हैं। आपने उनको सरल किया होगा। आज हम विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 4 जो मैंने अभी भी बनाया है और आप तक पहुंचा दिया, वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच गया होगा। आज हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में दूसरे वाले पेपर को भी सॉल्व करते हैं और जल्दी जल्दी आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो है, जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो MgO में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो आपको ध्यान है कि Mg+O2 गिव्स MgO, Mg से MgO बना है, अर्थात मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो उत्तर सही होगा उपचयन ए। निम्न में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, धातु ऑक्साइड क्षारीय धातु जो होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, तीनों सही नहीं है। कार्बन जो है ये उत्तर सही है, क्योंकि CO2 बनेगा और CO2 अम्लीय ऑक्साइड है, अम्ल है। अम्लीय वर्षा में भी इसका योगदान रहता है और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है उसमें भी CO2 गैस होती है, तो अम्लीय ऑक्साइड है, कार्बन बनाएगा। तीसरा, प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह एल है और एल है वो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड होगा इसका उत्तर। Na+O2 गिव्स Na2O, Na से Na2O बनना, ये भी उपचयन है। धावन सोडा में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं। धावन सोडा जैसा कि आप जानते हैं Na2CO3.10H2O, तो इसमें 10 जो है वो क्रिस्टलीय जल है। कार्बन का कौन सा अपरूप क्रिस्टलीय है। हीरा क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय है, फ्लोरीन भी क्रिस्टलीय है। उपरोक्त सभी, कई बार हम जल्दबाजी में एक ही देख लेते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़े उसका ऑप्शन, और उपरोक्त सभी। हीमोग्लोबिन रुधिर में कहाँ पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन है वो RBC लाल रक्त कणिकाओं पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संरचना जो उद्दीपन को पहचान करती है, उद्दीपन का पहचान करती है, वो संवेदी तंत्रिकाएं होती है। अगला प्रश्न जो है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक, तो आपको ध्यान होना चाहिए आयोडीन, सही है। पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का विकास जो होता है वो बीजांड में होता है, ये ध्यान रखना, बीजांड में। किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन, जैसे मान लो एक विपर्यासी लक्षण है, जैसे मान लो पौधे के लंबाई का हम लक्षण लेते हैं, तो लंबाई का एक जीन ये प्रभावी कारक, ये अप्रभावी, जब ये दोनों साथ हैं तो इसको कहते हैं विषम युग्म जीव। ये ध्यान रखना, किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन एक साथ होते हैं तो वो विषम युग्म जीव होता है। प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, उत्पादक, फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। उत्पादक होते हैं ये प्रथम पोष स्तर है, प्राथमिक है वो द्वितीयक पोष स्तर है। तो हमें ये पूछा गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता, तो द्वितीयक पोष स्तर होगा। प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि परिवर्तन नहीं होता है। आपको ध्यान है, चाल बदलती है, दिशा बदलती है, घनत्व बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती, तो आवृत्ति इसका उत्तर होगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब जो है आपको ध्यान होना चाहिए, रेटिना पर, दृष्टि पटल पर बनता है। जूल बट्टा कूलम भौतिक राशि किसके समान है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जूल बट्टा कूलम J/C, चूंकि आपको ध्यान है J है वो W का मात्रक है कार्य का, ये कूलम Q का, W/Q होता है वोल्ट, V = W/Q, तो इसका उत्तर हो जाएगा वोल्ट। ध्यान से ऐसे पहचाने, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध, आपको ध्यान है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है, वो दोनों से भी कम होता है, यानी कि कम वाले से कम, अर्थात यहां पर उत्तर होगा प्रत्येक से कम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है वो मानव शरीर में निम्न भागों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हृदय और मस्तिष्क दोनों में होता है, तो अ और ब दोनों उत्तर होगा। विद्युत धारा व चुंबकत्व के बीच खोज करने वाला वैज्ञानिक था ऑरस्टेड। इस प्रकार से आपको अ भाग पूरा करना ध्यान से, के बाद अ भाग में ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो इस प्रकार से करने हैं। इसके बाद देखिए हम जो है
रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला रिक्त स्थान है नेटल के डंक के दर्द को खाली जगह की पत्तियां रगड़कर, तो यहां पर डॉक पादप की पत्तियां, डॉक पादप की पत्तियों को रगड़कर जो है उसको, क्योंकि डॉक पादप की पत्तियां जो होती हैं उसमें क्षारीय गुण होता है। धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न करने का गुण जो है उसको हम ध्वनिकता, सोनेरस कहते हैं, ध्वनिकता इसका उत्तर होगा। अंतस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्त्रावण की क्रियाविधि को और जो है वो पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण, पुनर्भरण, तो पुनर्भरण क्रियाविधि लिखना है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है, त्वचा कैंसर। 1 किलोवाट में आपको ध्यान है 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक होते हैं तो उसके चारों तरफ, चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, इस प्रकार से आपको खाली जगह भरनी है। पहला प्रश्न देखिए अति लघु उत्तरात्मक में, जैसे हमने यहाँ पर एक एक प्रश्न में 2-2 प्रश्न दिए हैं, वैसे आपके एक ही आएगा। प्राकृतिक गैस के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो प्राकृतिक गैस जो होती है वो CH4 मैथेन होती है। CH4 मैथेन जो है, मैथेन का हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएं तो इस प्रकार से बनाएंगे आप। ये कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आप चारों तरफ बनाएं और 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। इसके साथ में आप ये भी बना सकते हैं पास में, लेकिन ये संरचना सूत्र है, ये इसका अणु सूत्र है और ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु आपको ये पूछी तो यही बनानी है। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कैसे, तो आपको यहाँ स्पष्ट करना है। श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। श्वसन में भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, CO2 H2 और ऊष्मा बनती है। तो आपको समीकरण के साथ में ये बात लिखनी है, C6H12O6 + O2 गिव्स CO2 + H2O + ऊर्जा, और आपको लिखना है एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है उसके साथ में ये दोनों हो गए, तीसरे में पहला। अगला प्रश्न जो है, अच्छा ये एक सवाल ही है, तीसरे के अंदर 12 सवाल आएंगे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर से प्राप्त होता है, तो टमाटर इसका उत्तर होगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार की होती है। ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्षारीय व अम्लीय दोनों प्रकार की होती है, ऐसे धातु ऑक्साइडों को हम जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आप यहाँ उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण लिख देंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड आपको ध्यान होना चाहिए, Al2O3 और ZNO, ये दोनों ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्ल से क्रिया करेंगे तो भी लवण जल बनाएंगे, क्षार से क्रिया करेंगे तो भी लवण जल बनाएंगे, उभयधर्मी प्रकृति है। एपिग्लोटिस, जैसा कि आपने पढ़ा है श्वसन तंत्र में, एपिग्लोटिस जो होता है वो आपके स्वर यंत्र लैरिंक्स के नीचे की ओर भोजन के कणों को, यानी कि भोजन के कणों को या भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस जो है वो श्वसन तंत्र के लैरिंक्स के ऊपर की ओर होता है और ये भोजन को जो है वो श्वसन नली में जाने से रोकता है। तो इसका मुख्य कार्य है भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना, भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना इसका काम है। मधुमेह रोगियों को डॉक्टर भोजन में शर्करा कम खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि आपको ध्यान है कि मधुमेह रोगी जो होते हैं उनके अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन जो है वो भोजन के रक्त के अंदर जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब भोजन ज्यादा करेगा तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि हानिकारक है क्योंकि इंसुलिन उसमें कम स्रावित हो रहा है। इसलिए मधुमेह रोगियों को डॉक्टर जो है वो भोजन में कम शर्करा खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनमें इंसुलिन हार्मोन कम होता है। जो पादप बीज धारण की क्षमता खो चुके हैं उनमें जनन की विधि, जैसा कि आपको ध्यान है, कायिक प्रवर्धन विधि है, यानी कि बीज के अतिरिक्त कोई भी भाग पौधे का कायिक भाग जड़ तना पत्ती से उसको उगाया जाता है।
डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है, जो लक्षणों को नियंत्रित करता है, वह उस प्रोटीन का क्या कहलाता है? वह उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। जीन, जिसको मेंडल ने कारक कहा था। लेंस सूत्र, जैसा कि आपको पीछे समझा चुका हूं मैं कई बार, लेंस माइनस 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। और दर्पण पूछते हैं तो दर्पण पर यानी प्लस, लेंस माइनस माइनस आ गया। अब आप इस सूत्र लिखने के बाद ये लिखें, f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं हो पाता है, और प्रकीर्ण नहीं होता है तो काला दिखेगा। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध, अनुप्रस्थ काट और प्रतिरोध में संबंध आप जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू 1/a, और जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये आधा कर देंगे तो ये दुगना हो जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे प्रतिरोध दुगुना होगा, ये ध्यान रखना। विद्युत धारावाही पास लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको ध्यान है कि यहाँ पर लूप का आपको चित्र बनाना है। वैसे आपके इस चैप्टर में से चित्र ही पूछेंगे, ऐसे मैंने कई चित्र आपको पहले से ही समझा चुका हूँ, और पहले मैंने अपने पूर्व के 3 मॉडल पेपर में भी आपको अलग अलग प्रकार के चित्र दिए हैं। ये लूप का आपको चित्र बनाना है इस प्रकार से। ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इधर से इधर तक, ठीक है, और इस प्रकार से वो लूप वाला चित्र आपको याद होना चाहिए। और बीच में जाते जाते जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सरल रेखा में गुजरती हैं, इस प्रकार से आपको, और इधर इस प्रकार से आपको बनानी है। तो और इधर लिख देना S, इधर N हो गया, इस प्रकार से आपको बताना है सारा। इस प्रकार से अ भाग पूरा होगा। अ भाग में कुल मिला के आपके 18, 6 और 12 यानी कि 36 नंबर के सवाल, 36 नंबर अ भाग है, इसलिए सावधानी पूर्वक और ध्यान से करना है। नेक्स्ट देखिए, इसके आगे बाद भाग ब को हम थोड़ा समझ लेते हैं। भाग ब में देखिए, भाग ब का जो पहला प्रश्न है हमारा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न हो, आप प्रश्न को हेडिंग लगाकर रासायनिक समीकरण हेडिंग लगाएं और उसकी परिभाषा लिखें, एक उदाहरण भी साथ में लिखें। जैसा कि आप जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद, उनको उनके प्रतीक और अणुसूत्र में व्यवस्थित करना। यहां फिर ऐसे लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया का संकेतात्मक प्रतीकात्मक स्वरूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप एक कोई भी उदाहरण दे दें, Mg+O2 गिव्स MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो तो भाषात्मक समीकरण हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया संकेतात्मक। अगला प्रश्न देखिए, चौथे के साथ में 2 प्रश्न है, वैसे परीक्षा में एक ही आ सकता है। श्वेत रंग का पदार्थ X सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में धूसर वायु में परिवर्तित हो जाता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जैसा कि पहले पाठ में आपने पढ़ा है, पहले पाठ के अंदर आपने प्रकाशीय अपघटन पढ़ा है, उसके अंदर जो AgCl सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो वो Ag+Cl2 में, तो ये AgCl है वो X है जिसका रंग श्वेत है, और ये जो है वो दूसरा रंग हो जाता है, ये Y है। तो आप X और Y अलग अलग लिखें और परिभाषा के रूप में समीकरण दें। मैं थोड़ा इसको जल्दी से ही समझा रहा हूं आपको, समय कम होने के कारण। दांतों के इनेमल में उपस्थित पदार्थ का रासायनिक नाम, आप जानते हैं दांत जो हमारे होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी लिख सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट भी लिख सकते हैं, इनेमल। इसका दूसरा सवाल है, धात्विक ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जब ये अम्लों से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो आप एक उदाहरण दें, जैसे ये धातु ऑक्साइड है और ये अम्ल से क्रिया करेगा तो CuCl2+H2O बनेगा। इसी कारण तो हम खट्टे पदार्थों को तांबे के या पीतल के बर्तनों में नहीं रखते हैं। जिंक धातु के 2 अयस्क, बिल्कुल आपने सरल से पढ़ा है, जिंक धातु के जो 2 अयस्क होते हैं वो ZnS जिंक सल्फाइड और ZnCO3 ये कार्बोनेट अयस्क हैं, जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, बिल्कुल सरल सवाल है, जैसा कि आपने पहले भी इससे पूर्व मैग्नीशियम के MgCl2 का निर्माण वगैरह पढ़ा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सोडियम है तो आप Na लिखें, Na=281, क्लोरीन है 287। अब आप Na के पास कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 बनाए,
पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दें, और ये क्लोरीन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन बना दें अलग से। ये एक इसको दे रहा है, ये देने पर इसके ऊपर Na+ हो गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, और जो लिया है वो ये इलेक्ट्रॉन है, और ये माइनस हो गया। और इस प्रकार से आपको NaCl सोडियम क्लोराइड बनाना है। बहुत सरल है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। चित्र आपको पहले मैं समझा चुका हूँ कई बार किस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, फिर भी एक बार इसको हम बना देते हैं यहाँ रफली जल्दी से, ताकि आप समझ जाएं कि किस प्रकार से बनाएं। आपको ध्यान है कि मस्तिष्क का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है वो इस प्रकार से मध्य मस्तिष्क बना दें, इसके अंदर की संरचना बना दें, फिर इस प्रकार से ये, और ये यहाँ पर जो है आप इस प्रकार से अनुमस्तिष्क बनाएं, और फिर जो है वो मस्तिष्क का ये भाग और फिर नामांकन कर दे पूरा। ये जो मैं बना रहा हूँ प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, कार्पस कैलोमस, और ये अनुमस्तिष्क हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा, और इधर पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है। तो इस प्रकार से आप किसकी संरचना बनाए। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न जो हमारा है वो इस प्रकार से है, पादप की गुरुत्व के प्रति अनुवर्तन। तो आपको ध्यान है गुरुत्वानुवर्तन को समझाना है। गुरुत्व के प्रति अनुवर्तन जो है वो भी इस प्रकार से आपको चित्र से समझाना है। इस प्रकार से आपको चित्र ध्यान है। एक पादप को आप इस प्रकार से बनाइए, जड़ों को नीचे की ओर बनाइए, यहाँ लिखिए धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और ये ऋणात्मक पादप के किसी अंग का गुरुत्व के प्रति अनुवर्तन होना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, और प्रौढ़ तंत्र है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। इस प्रकार से चित्र से आपको समझाना है। अगला प्रश्न देखिए, बहुखंडन किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान है कि किसी भी एक कोशिका के जीव के अंदर एक कोशिका के विभिन्न भागों में विभक्त होना, यानी टूटना, जैसे 2 भागों में टूटता है द्विखंडन होता है, जैसे अमीबा में और लेशमानिया में आपने देखा। इसी प्रकार से जो प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया का वाहक, मलेरिया का परजीवी, प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक कोशिका के जीव है, और इसके अंदर जो कोशिका है वो अंदर ही अंदर एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से कई कोशिकाओं में विभक्त होना, पादप ये इसकी प्लाज्मोडियम की एक कोशिका का कई कोशिकाओं में विभक्त होना बहुखंडन कहलाता है। हाइड्रा में जनन की विधि, आपको हाइड्रा के अंदर मुकुलन आपको ध्यान होना चाहिए। हाइड्रा के अंदर इस प्रकार से एक मुकुल बन जाता है, और धीरे धीरे ये मुकुल विकसित होकर मुख्य हाइड्रा से अलग हो जाता है। इस प्रकार से इसको मुकुलन प्रक्रिया कहते हैं। शाकाहारी जीवों में शुद्रांत लंबी, जबकि मांसाहारी में छोटी होती है। शाकाहारी जीवों के अंदर जो है वो स्टार्च को पचाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, और स्टार्च एक जटिल है, जबकि मांसाहारियों के अंदर मांस को जो है पचाने में कम समय लगता है, और वो इसकी अपेक्षा जटिल नहीं है, इसलिए मांसाहारियों में शुद्रांत जो होती है वो छोटी होती है। अचानक किसी क्रिया के होने पर मांसपेशियों में जो क्रैम्प बनता है उसका कारण है, आपको ध्यान है, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण ये क्रैम्प होता है। अगला प्रश्न जो है आपको देख रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा सवाल है ये भी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मटर के पौधे में टी व कैपिटल टी दोनों है, एक कैपिटल स्मॉल, संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी, और आरेख बनाना पूरा आपको। तो इसको इस प्रकार से आपको करना है। ये पहले आप इसके युग्मक बनाएं, फिर इसका और इसका क्रॉस हो गया, इसका और इसका क्रॉस हो गया, इसका और इसका क्रॉस हो गया, जैसा कि मैं पूर्व में सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये F1 पीढ़ी है, ये हो गया पेरेंट्स पीढ़ी, ये हो गया युग्मक गैमेट्स हो गए, ये हो गया, इसको किसी को नर मान लो, इसको मादा मान लो, ये समयुग्मजी लंबे हैं, विषम युग्मजी है, इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो ये F1 पीढ़ी में सभी पादप हैं लक्षण की दृष्टि से 100% लंबे होंगे। लेकिन जीन अनुपात, इसका जीनोटाइप देखेंगे हम, तो जीन अनुपात में ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो ये कहेंगे शुद्ध लंबे, और ये एक जैसे हैं, तो ये हो जाएंगे संकर। इन दोनों का अनुपात 2:2 है, तो हम इसको सरल करेंगे तो 1:1 आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लक्षण अनुपात 1:1, यानी 50% पौधे लंबे और 50% संकर पौधे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है हमारा,
11वां सवाल है, जब प्रकाश किसी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है उसकी चाल और पथ। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। नीचे आप सघन माध्यम बना दें, ये विरल माध्यम हो गया और यहाँ सघन लिखें। ये प्रकाश की आपतित किरण लगाएं, ये अभिलंब खींच दें। आपको ध्यान में सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। ये कोण आई हो गया, ये कोण आर हो गया। कोण आर इज लेस देन कोण आई। अब हम भाषा में 3 बातें लिखे हैं। जब प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग कम होता है। अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकती है। अपवर्तन कोण आर का मान कोण आई से कम होता है। ये बातें आपको लिखनी है इसमें। वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में आपको ध्यान होना चाहिए, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और साइड में जो होते हैं तो वो होते हैं उत्तल दर्पण। पार्श्व में जो लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं और अग्रदीप हेडलाइट में होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। क्योंकि ये अवतल दर्पण जो है वो समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। अगला सवाल जो है कर लेते हैं। दो मोतियाबिंद किसे कहते हैं? आपको ध्यान है, एक मानव नेत्र लेंस जो है वो पारदर्शी और चिकना मुलायम होता है। उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे ये अल्प पारदर्शी अपारदर्शी होता है। प्रकाश का परावर्तन होना शुरू हो जाता है, अपवर्तन नहीं होता है और मोतिया जैसी संरचना बन जाती है, श्वेत हो जाता है अंदर से। इसे मोतियाबिंद कहते हैं। इंट्राओक्यूलर लेंस लगाकर इसका निवारण करते हैं। जरा दृष्टि दोष के अंदर आपको ध्यान है, जरा दृष्टि दोष के द्विफॉक्सी लेंस, द्विफॉक्सी में ऊपर का भाग जो होता है, नीचे का भाग होता है उत्तल और ऊपर का भाग अवतल। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। यदि प्रतिच्छेदित करती तो उस बिंदु पर हम अगर कंपास रखते तो वो 2 दिशाओं को एक साथ इंगित करता है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेदित नहीं करती। और अति भारण और लघु पतन, आपको ध्यान है, अति भारण जब एक ही सॉकेट में अधिक साधित्रों का उपयोग किया जाता है तो शक्ति बढ़ जाती है और शक्ति बढ़ने के कारण स्वीकृत सीमा से धारा आई का मान अधिक हो जाता है, P = VI के अकॉर्डिंग। और लघु पतन जब दोनों तार फेस और न्यूट्रल अर्थात विद्युत में और उदासीन तार दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जो है वो प्रतिरोध जो है वो अत्यधिक हो जाता है। प्रतिरोध है वो अत्यंत कम हो जाता है, इसलिए धारा स्वीकृत सीमा से अधिक हो जाती है, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। इस प्रकार से हम जो है इन दोनों के बारे में अंतर लिखेंगे और इस प्रकार से हम अगला अभी इसके बाद अगला भाग करते हैं।